साल 1995 अगस्त का महीना था। हर दिन की तरह दुबई इस्लामिक बैंक अपनी स्पीड से चल रहा था। तभी एक आदमी बैंक में एंट्री लेता है और सीधा बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाता है। हेलो सर, मुझे कार लोन चाहिए। ये उस आदमी के जुबान से निकले पहले अल्फाज थे, जिसके जवाब में बैंक मैनेजर ने अपनी सहमति दे दी और लोन झट से अप्रूव हो गया। बेहद खुश होकर आदमी ने भी बैंक मैनेजर से कह दिया, क्यों ना एक दावत मेरे घर पर करते हैं। इस पर बैंक मैनेजर ने भी हाँ में जवाब दे दिया। अब अगले दिन वो बड़ी एक्साइटमेंट से उस आदमी के घर पहुंच गया। उसकी शान और शौकत को देखकर मैनेजर ने आदमी से पूछा कि आप करते क्या हैं? इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि वो कुछ नहीं करता, बल्कि सब कुछ जिन करता है। तो उसके घर के दूसरे कमरे में जो रहता है और मुंह मांग की मुराद पूरी करता है। अगर उसके पास पैसे को रखा जाए तो वही पैसे डबल होकर मिलते हैं। उसके बाद तो मानो मैनेजर की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सूटकेस में पैसे भर भर के उस आदमी को देने शुरू कर दिए और उसके बदले जिन से डबल पैसे लेने शुरू कर दिए। ये खेल काफी लंबा चला, लेकिन इसके आखिर में जो हुआ, उसने बैंक को घुटने पर ला दिया। मगर ऐसा क्या हुआ और आखिर कौन था वो आदमी जो जिन रखने का दावा कर रहा था? क्या सच में उसके पास कोई जिन था? आखिर उस बैंक मैनेजर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, पैसा डबल करने वाली कई स्कीम्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसी स्कीम से बैंक को भी चूना लगाया जा सकता है? जी हाँ, बैंक को भी एक ऐसा ही चूना लगाया था दुबई इस्लामिक बैंक यानी DIB को, और वो भी उस शख्स ने जिसने कार लोन लेने के बहाने बैंक में एंट्री ली थी। इसका नाम था फुटांगा बाबानी सिसोको, और ये अपने 2000 करोड़ के स्कैम से इस्लामिक बैंक की तस्वीर बदलने वाला था। इसमें बैंक मैनेजर तो बस इस खेल में उसका एक मोहरा था। इस मैनेजर का नाम मोहम्मद आयूब था। ये पैसों का इतना लालची था कि ये जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था, और पैसों का यही नशा मानो उसे ले डूबने वाला था। दरअसल जब आयूब को जिन से पैसे डबल करने की स्कीम के बारे में पता चला तो उसे तो लगा मानो सोना देने वाली मुर्गी ही हाथ लग गई हो। इसलिए बिना सोचे समझे वो दंगल में कूद पड़ा और अपने पैसे को दिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ाने के लिए बाबानी सिसोको को देने लगा। बात अगर सिर्फ अपने पैसों तक सीमित रहती तो शायद इतना बड़ा झोल नहीं होता, लेकिन चालाकी की हद तो तब हो गई भाई, जब मैनेजर ने अपने ही बैंक से गद्दारी करने का मन बना लिया। बिना अथॉरिटीज को बताए उसने बैंक के पैसे को डबल बनाने के लिए सिसोको को देने की ठान ली। अगले ही दिन वो पैसों से भरे एक सूटकेस के साथ सिसोको के घर पर पहुंच गया, और यहाँ सिसोको ने भी अपना दांव बड़े ही स्मार्टली खेला। बिना देरी किए उसने पैसे डबल कर आयूब को दे दिए। इस कदम से आयूब का विश्वास और रिस्क लेने का साहस और बढ़ गया, और अगले दिन भी पैसे लेकर वो उसके घर पहुंच गया। घर जाने के बाद उसे वहां जो देखने को मिला वो सिसोको के चाल का अगला स्टेप था। लेकिन पता नहीं क्यों आयूब को ये समझ नहीं आया, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता था। कुछ कहा नहीं जा सकता था। खैर, सिसोको के घर जाने पर आयूब को वहां का नजारा किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी की तरह लगा, लेकिन इससे उसे घबराहट नहीं हुई, बल्कि और इसके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उसे अब यकीन हो चला था कि सिसोको और उसके जिन की कहानी बिल्कुल सही है। आयूब ने देखा कि सिसोको अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। पूरे घर में धुएं की गहरी रेखाएं तैर रही थी, और अभी आयूब कुछ कह ही पाता कि अचानक से सिसोको एकदम से मिस्टीरियस स्टाइल में उसे चुप रहने को कहता है, और साथ में ये भी कहता है कि एक भी आवाज नहीं होनी चाहिए, वरना जिन नाराज हो जाएगा और वो कभी भी पैसे डबल नहीं करेगा। आयूब चुपचाप से सिसोको के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, और कुछ देर के बाद ये काला जादू रंग लाता है और उसके पैसे डबल हो जाते हैं, और वो बहुत खुश होकर इन पैसों को लेकर फिर से अपने घर चला जाता है। अब सिसोको के इन हथकंडों ने बैंक मैनेजर पर ऐसा जादू कर दिया था, मानो मैनेजर सिसोको पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगा, और सिसोको भी अपनी मकसद में कामयाब हो चुका था। अब उसका अगला टारगेट था उस मैनेजर की हेल्प से पूरी इस्लामिक बैंक में सेंध लगाना। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सिसोको ने सबसे पहले दुबई को छोड़ा और न्यूयॉर्क के एक जगह में जाकर अपना अड्डा बना लिया। आयूब अब उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था। पैसा ट्रांसफर करने का यह सिलसिला अगले 3 साल तक बदस्तूर चलता रहा, ये सोचकर कि पैसे डबल हो जाएंगे। आयूब बाबानी सिसोको के दुनिया भर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता रहा। यही नहीं, बल्कि वो तो सिसोको के हजारों डॉलर के क्रेडिट कार्ड, बिल और जुर्माना भी बैंक के खजाने से ही भर रहा था। 3 साल में लगभग 183 बार उसने सिसोको के अकाउंट को पैसों से भरा था।
जानते हैं ये रकम कितनी थी? कुल 2000 करोड़ रुपए। उस दौर में इतने रुपए से तो अफ्रीका के कई देश खरीदे जा सकते थे। लेकिन जरा सोचिए, सिसोको ने इतने पैसे का क्या ही किया होगा। अब आप कहेंगे कि बिजनेस पर लगाए होंगे या ब्लैक मनी के तौर पर स्विस अकाउंट में रखे हुए, लेकिन ये जनाब तो अय्याशों के भी हेडमास्टर निकले। इतने पैसों को ये अपनी रातें रंगीन और दिन सुहाने बनाने में लगाते रहे। साहब ने कई गर्लफ्रेंड्स रखी हुई थी अपना दिल बहलाने के लिए, और गाड़ियों का तो पूछिए मत। ये समझ लीजिए कि जिस पर दिल आ जाता उसे खरीद लेते, फिर चाहे गाड़ी मर्सिडीज हो या फिर रोल्स रॉयस। एक वक्त पर 36 लग्जरी कार्स सिसोको के पास थी, और इन सब का सोर्स था दुबई इस्लामिक बैंक, जिसके खजाने से सिसोको 7वें आसमान की सैर कर रहा था। और दुख तो इस बात का था कि भाई बैंक को इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता? एक दिन तो बैंक को पता चलना ही था, और जल्द ऐसा हुआ भी। अचानक लोगों को अफवाह सुनने को मिलने लगी कि दुबई इस्लामिक बैंक जो है वो मुश्किल में है। इन खबरों में तेजी आई तो जल्द ही बैंक में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भारी संख्या पैसे वापस करने की डिमांड करने लगी। पहले तो बैंक एम्प्लॉइज को खुद समझ नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा था, लेकिन फिर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को ये समझाने में कि बैंक बिल्कुल सुरक्षित है और उनके पैसे भी सेफ हैं। मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे सर। लोगों को तो किसी भी कीमत पर अपने पैसे वापस चाहिए थे। वो अपनी रकम वापस निकलवाने पर आमादा हो गए। अभी तक तो सिर्फ कस्टमर्स परेशान थे और उनकी बातों को अफवाह बताया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस सेंध की खबर दुबई की सरकार के कानों तक भी जा पहुंची। बैंक को डूबने से बचाने के लिए दुबई की सरकार को आगे आना पड़ा और घोटाले के इस खेल को रोकना पड़ा। इसके एवज में बैंक के मालिकों को अपनी हिस्सेदारी तक सरकार को देनी पड़ी। खुद बैंक को बचाते बचाते सरकार की हालत पतली हो गई। लेकिन 2000 करोड़ रुपए डकारने वाले सिसोको का कोई अता पता नहीं था। वो मायामी शहर में ऐश की जिंदगी जीता रहा, मगर उसने आखिर ऐसा किया तो किया कैसे? अब देखिए, दरअसल उसने बहुत सोच समझकर ये चाल चली थी। वो जानता था कि अगर बार बार पैसे लेने या ट्रांसफर करने बैंक जाता तो पकड़ा जाता। इसलिए सिसोको ने न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में खाता खोला और उसमें पैसे मंगवाता रहा। किसी को इस चोरी की खबर ना लगे, इसलिए उसने सिटी बैंक की एक वर्कर को अपना पार्टनर बना लिया। सिसोको ने इसे 4 करोड़ रुपए दिए और अपना मुंह बंद रखने के लिए कह दिया। सिसोको जानता था कि अगर अमेरिकी कानून के हिसाब से छानबीन हुई तो भाई वो पकड़ा जा सकता था, और ये पार्टनर ही मेन गवाह हो सकती थी। इसलिए इसका भी सॉल्यूशन सिसोको ने ढूंढ लिया और उसी गवाह से शादी कर ली जो इसकी पार्टनर इन क्राइम बनी हुई थी। दरअसल अमेरिकी लीगल सिस्टम में ये रूल था कि भाई अगर बीवी चाहे तो पति के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर सकती थी। बस इसी रूल को सिसोको ने एक्सप्लॉइट किया और एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली ताकि वो सिसोको के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर सके। मतलब कुल मिलाकर सिसोको ने बचने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा था। अब तो वो कहीं से भी पकड़ा नहीं जा सकता था, बल्कि वो तो इस आलीशान रंगीन जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। और करता भी क्यों ना, महाशय के पास केवल एक बीवी थोड़ी थी, उन्होंने तो कई शादियां कर रखी थी। जी हाँ, अमेरिका के मायामी शहर में सिसोको ने कुल 23 फ्लैट लिए थे, जिसमें उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड्स रहा करती थी। बाकी दुबई के बैंक से तो धड़ाधड़ पैसा आ ही रहा था। मगर वो कहते हैं ना साहब कि हर अपराधी कभी ना कभी कोई ऐसी गलती तो करता ही है जिससे उसके अपराधों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सिसोको ने भी वही गलती की और फिर उसके सुनहरे दिन भी चिड़िया की तरह फुर हो गए। दरअसल सिसोको का एक बहुत बड़ा सपना था एयरलाइन खरीदने का, और अपने इन्हीं सपनों को उसने पंख दिए डाबिया नाम की एयरलाइन से। इसके लिए सिसोको ने एक हॉकर सिडेल 125 और 2 बोइंग 727 एरोप्लेन खरीद डाले और इसने वेस्ट अफ्रीका में एयर डाबिया नाम की एयरलाइन शुरू कर दी, और साथ ही माली में एक हॉस्पिटल भी बनाया। इस नेक काम के चलते लोग उन्हें बाबा सिसोको भी बुलाने लगे। लेकिन अच्छाई का यही नाटक उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि माली में हॉस्पिटल के लिए सिसोको 2 डू हुए हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था ताकि इनका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस सेवा की तरह हो सके। मगर परेशानी ये थी साथ कि दोनों हेलीकॉप्टर वियतनाम वॉर के थे, इन पर तोपें लगी हुई थी, इसलिए इन्हें खरीदने के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत थी। लेकिन यहाँ भी जनाब ने अपने पैसों की धाक दिखानी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कस्टम ऑफिशियल्स को $30,000 की ब्राइब देने की गलती कर दी। बस फिर क्या था, सिसोको पकड़ा गया। इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और उसे जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड के जेनेवा में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि गिरफ्तार तो हो गया, चलो उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन ये तो साहब बस ट्रेलर था। इसके बाद तो सिसोको के लेजेंड बनने की असली कहानी शुरू हुई थी।
दरअसल अपनी जेल टर्म के दौरान ही सिसोको इतने पॉपुलर हो गए थे कि जेल का हर आदमी उन्हें चाहने लगा। ऐसे में उन्हें जब स्विट्जरलैंड से अमेरिकन जेल ले जाने की बात हुई तो वर्कर्स नहीं चाहते थे कि सिसोको जाए। खुद उनसे मिलने आए वकील ये बताते हैं कि जब इनकी सिसोको से मुलाकात हुई तो वहाँ के एक वर्कर ने उनसे कह दिया कि वो सिसोको को यहाँ जब तक हो सके तब तक रखें, क्योंकि उनका तो डिनर तक पेरिस से आता था और यही टेस्टी खाना वहाँ के वर्कर्स और बाकी कैदियों को भी खाने को मिलता था। मतलब भाई जेल में भी दिन ऐश वाले थे और यही ऐश आगे अमेरिका में भी जारी रही। जी हाँ, जल्द ही उन्हें खैर अमेरिका लाया गया। लेकिन कमाल तो देखिए साहब, यहाँ भी वो अपने फॉलोअर्स जुटाने में लग गए। इस अय्याश ने लोगों पर ऐसा जादू चला दिया कि कैदी और जेलर तो क्या, बड़े बड़े लोग आकर उसके लिए खड़े होने लगे। डिप्लोमैट से लेकर सेनेटर्स तक उन्हें चाहते थे। ये जज के लिए भी काफी शॉकिंग था कि एक क्रिमिनल के प्रति लोगों में इतनी चाहत भाई कहां से उमड़ रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी सरकार चाहती थी कि सिसोको को कस्टडी में ही रखा जाए, वहीं ये जनाब तो मास्टर निकले। ये जमानत पर बाहर निकल गए और बाहर आकर बढ़ चढ़ के पैसे लौटाने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने उनकी पैरवी करने वाली कानूनी टीम को मर्सिडीज या जैगुआर कारें गिफ्ट की और अमेरिका में लोगों को डोनेशन देने की नई स्ट्रैटेजी शुरू कर दी। इस दौरान 10 महीनों में करीब 120 करोड़ रुपए तो उन्होंने डोनेट करने में ही उड़ा दिए। आलम ये था कि लोग उन्हें मॉडर्न रॉबिन हुड तक कहने लगे। रात को वो अपनी गाड़ी में निकलते और जो भी सड़कों पर उन्हें मिलता उसकी झोली पैसों से भर देते। और ये सब वो किसी दरिया दिली में नहीं करते, बल्कि वो ये जानते थे कि ऐसा करने से उनकी सजा कम हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। ज्यूरी पर उनकी इसी अच्छी इमेज का प्रेशर बना, इसलिए जब सजा की बारी आई तो उन्हें केवल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और 43 दिन की जेल हुई। लेकिन ये सजा भी उसने पूरी नहीं की। इसके बदले उसने एक अनाथालय को 8 करोड़ रुपए दान दिए, जिसके बाद इसमें भी उसकी आधी सजा माफ हो गई और ले देकर साहिबजादे रिहा हो गए। अब क्या आप सोच सकते हैं, पूरे बैंक को कंगाल करने वाले इस ठग को ना तो कोई सजा मिली और ना ही कोई क्रिटिसिज्म मिली, तो केवल पॉपुलैरिटी और लोगों का बेशुमार प्यार। इसके बाद सिसोको फिर पहुंच गए अपने देश माली, जहां एक लेजेंड की तरह उन्हें इज्जत और प्यार मिला। लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन की तरह देखने लगे। लेकिन इन सबके बीच अब उस बैंक मैनेजर का क्या हुआ और इस्लामिक बैंक का क्या हुआ, जिसे सिसोको ने बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया था। तो होना क्या था, डीआईबी में केस चलता रहा। बैंक मैनेजर को लगभग 3 साल बाद समझ में आया कि बेचारे को बड़ा वाला उल्लू बनाया गया है। ये बात जब उसने अपने एक साथी से शेयर की तो बेचारे को धर लिया गया और फिर जेल में ही जिन का भूत उसके सिर से उतारा गया। मगर हैरानी तो ये थी कि अभी भी उसे जिन वाली बात पर विश्वास था। वो तो अभी भी मान रहा था कि कोई जिन उसके पीछे पड़ा है, इसलिए हेरा फेरी पकड़े जाने के बाद भी उसने एक बाबा से झाड़ फूक करके जिन का साया उतरवाया। उधर दूसरी ओर सिसोको जिंदगी भर अपने देश में खुले आम घूमता रहा। दुबई के कानून के हाथ कभी सिसोको तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि माली के साथ दुबई की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी। और अब तो सिसोको अपने देश में ही सांसद भी बन चुके थे, जिनकी छवि एक नेक आदमी की थी। देखिए, लगभग 12 साल तक सांसद में रहकर उन्होंने माली में शानदार राइट्स एंजॉय किए और एक आजाद पंछी की तरह साल 2021 में वो इस दुनिया से चल बसे और उनके चुराए पैसों की भरपाई माली सरकार ने की थी। कमाल है ना, 2000 करोड़ की ठगी करने के बाद भी इस चोर की लाइफ एक सेलिब्रिटी से कम नहीं रही। पैसा, पावर और पोजीशन सब उन्हें मिला और जो नहीं मिला वो थी सजा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।